हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। चलो हर्ष बढ़िया है। बढ़िया से करवा के जाएगा। क्या करवा के जाएगा? तो आज करवा के जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पूरा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, जिसके अंदर अपन सारे एडजस्टमेंट देखेंगे, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा चैप्टर है ना, आपको आएगा सब कुछ पेपर में, बट एक एक छोटी छोटी मिस्टेक से आपके 14 की जगह 7 मार्क्स आएगी पेपर में। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस में साथ साथ में करते चलनी है। मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करा रहा, बट जहाँ जहाँ मैं एडजस्टमेंट बोलूँगा उसके दो ट्रीटमेंट है। वो दो ट्रीटमेंट आपको उस एडजस्टमेंट वाली लाइन को अपने नोट में लिखनी है, एंड उसके बाद में उसका दो जहाँ जहाँ आपको ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट करना है। और जो जो मैं बोलूँगा कि इसका आपके नोट्स अकाउंट्स लिखने हैं, तो आप मेरा वीडियो पॉज करके उसके बाद में सुनेंगे, और लास्ट में मैं आपको जो भी टिप्स है और एग्जाम टाइम है वो सब मैं दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक सुनना अच्छे से, ठीक है। पर मैं ट्रस्ट, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो, पूरा हो जाएगा। और बाकी चैप्टर्स मैंने ऐसे अपलोड कर रखे हैं, वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलो देखो, जो क्वेश्चन मैंने अपन का डिविडेंड करा, इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मैं अपने हैंड रिटन नोट यूज करूंगा, उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन टू। क्या क्वेश्चन तो है अपन का आइटम बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको ये सब देखने के ये आइटम कहाँ कहाँ पे अलॉट होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, खाली आपको पता होना चाहिए ये कौन सा आइटम्स कहाँ कहाँ पे जाना है। तो ये एक बार आप ऑडिट कर देना, ठीक है। वरना और अगर लिख के करना चाहो तो लिख के कर देना, और इसका ये नोट बना के चलना पीपी वाला। ठीक है, इससे आपको प्रेजेंटेशन पता चली पीपी में प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है। उसके बाद आता है अपन के क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री के अंदर देखो अपन को ओपनिंग इन्वेंटरी दे रखी है। उसके बाद में इसके रिगार्डिंग अपन को ना एक एडजस्टमेंट भी दे रखा है। देखो इसके ऊपर अपन को एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे अपन को क्लोजिंग इन्वेंटरी दे के ओपनिंग इन्वेंटरी दे रखी है। तो इससे क्या निकल जाएगा अपन का चेंजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। तो देखो अपन को पहले देगा क्लोजिंग इन्वेंटरी देखिए 25,800 का, फिनिश गुड्स दे रखे 60,000 का। तो इससे इसका दो ट्रीटमेंट आएगा। सबसे पहला ट्रीटमेंट अपन को कहाँ करना है, अपन को पीएनएल के अंदर। पीएनएल के अंदर क्या ट्रीटमेंट आएगा, ओपनिंग चेंज इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स, ओनली फिनिश गुड्स, ओके। उसके बाद में और उस दूसरे पे कहाँ पे आएगा, इससे अपन को इन्वेंट्री निकल गई। ठीक है, अपन को इन्वेंट्री मिल गई, ये रही इन्वेंट्री। तो पहला ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद में जो अपन के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक कहाँ जाता है, एक जाता है पीएनएल में, एक जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो पीएनएल में कहाँ कहाँ पे जाएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को अदर एक्सपेंसेस में मत डाल देना, भले ही ये दोनों एक ही टाइम में लिख के आ रहा है। जो अपन का सैलरी एंड वेजेस है ये कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जितना ट्रायल बैलेंस के अंदर अपन को दे रखे होंगे, ये अपन को दे रखे हैं, ये देखो 2,70,000 और 40,200। तो 2,70,000 तो पूरा पूरा लिखा जाए, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो ये 67,500 भी ऐड करना पड़ेगा, और जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए अपन को एडजस्टमेंट में दे रखा है। उसके बाद में इंटरेस्ट एक्रूड और सिक्योरिटी। तो इंटरेस्ट एक्रूड और सिक्योरिटीज को आप कहाँ लेके जाओगे, या तो आप लाइबिलिटीज में लेके चल जाओगे, ठीक है। और वरना आप कहाँ पे लेके जाओगे, और आप लेके चल जाओगे उसको, या फिर अदर एक्सपेंसेस में डाल दोगे। बट आपको ये गलती नहीं है, आपको कहाँ लेके जाना है, अदर करंट एसेट का पार्ट बनता है। ये लिख लो, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, ये किसका पार्ट बनेगा, अदर करंट एसेट का। उसके बाद में अगर आपने जनरल चार्जेस पे करे, प्रीपेड है, तो जनरल चार्जेस प्रीपेड कहाँ पे आएंगे, ये कहाँ पे आएंगे, ये आपके इधर नहीं आएंगे अदर करंट एसेट में। ये कहाँ जाएगा, ये आपके शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में जाएगा, जनरल चार्जेस प्रीपेड, ओके, ये भी लिख लो। उसके बाद में करंट मैच्योरिटी हुई है लॉन्ग टर्म लोन की। अगर देखो, अगर लॉन्ग टर्म लोन की करंट मैच्योरिटी होगी, मतलब इस साल में अपन उसको रीपे करेंगे, तो पहला ट्रीटमेंट क्या करना है आपको, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर से जो सिक्योर लोन वाला पार्ट है उसमें से आपको करंट मैच्योरिटी इतनी माइनस करनी है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना, एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट आएंगे, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, दूसरा अपन को इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाना पड़ेगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऐसा सेम टू सेम लिखना है। आप अपनी कुछ मत चलाना, जैसा इसे लिखता है वैसे ही प्रेजेंट करना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1000, ओके। उसके बाद आता है टैक्सेशन प्रोविजन। ये तो आपका जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकलेगा उसका प्रोविजन बना देना, और जो भी अपन का आएगा नेट प्रॉफिट उसको आप अदर लाइबिलिटी लिख देना, ठीक है। सॉरी, अदर लाइबिलिटी नहीं, सॉरी, ये जो अपन का ये टैक्सेशन वाला प्रोविजन है ये आएगा अपन के शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद में अपन के क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर के अंदर खाली ये अपन का ऑथराइज शेयर कैपिटल वाला नोट है, ये इसलिए अपन के डिस्क्लोजर बेस के लिए अपन को प्रेजेंटेशन करना होता है शेयर कैपिटल नोट के अंदर। उसके बाद में रीवैल्यूएशन करा 3,60,000 का, और जबकि इसकी कॉस्ट कितनी थी 220 की। तो अगर अपन ने रीवैल्यू करा है तो एडजस्टमेंट है, दो ट्रीटमेंट आएगा। पहला इस अमाउंट का रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाया 360 माइनस 320, ओके। और दूसरा इफेक्ट क्या पे आएगा, ये अपन का लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग का प्रेजेंटेशन कैसे ना, ओपनिंग बैलेंस के अंदर रिवैल्यूएशन वाला एडजस्टमेंट ऐड करना, इससे आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। उसके बाद में डिविडेंड डिक्लेयर करा है आफ्टर 31 मार्च। तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना, बिकॉज फाइनल डिविडेंड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी, बिकॉज इवन इफ इट डिक्लेयर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के भले ही बाद में करा, बट अप्रूव बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर 31 मार्च के बाद में अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो उसका आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको उसको खाली ये बता देना है, या आपको ये नोट लिख के आना है, सेम टू सेम, ओके।
उसके बाद में ये एक एडजस्टमेंट है। सस्पेंस अकाउंट है अपन का 4,000 का रिप्रेजेंट कर रहा है कैश। अपन का कोई कैश के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है 4,000 का, जो आया किससे, सेल ऑफ मशीन से। अपन ने 1,21 मतलब अपन ने जब बैलेंस शीट अपन का नया साल शुरू हुआ था उससे अपन ने कोई मशीन बेच दी, कुछ बेचा था, उससे सस्पेंस अकाउंट में अपन को 4,000 रुपए दिख रहा है। वो है किसी के, उसको मशीन की कॉस्ट थी 10,000। 10,000 की आपकी मशीन थी जिसमें डेप्रिसिएशन लग चुका है 8,000 का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो 10,000 में से 8,000 माइनस करो तो ये क्या आएगा, अपन के 2,000 की मशीन आज उस दिन दिख रही थी। उसके बाद अपन ने उस 2,000 को कितने में बेचा, सस्ते और 4,000 का दिखा, मतलब अपन ने 4,000 में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, अदर इनकम में अपन सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, एडजस्टमेंट लिखना है, ये अच्छा एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है अपन का, कैसे निकला, सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी माइनस बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, 10 माइनस 8, 4 माइनस 2, ये आ गया अपन का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। उसके बाद में दूसरा, इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या आएगा, देखो अपन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है। तो देखो अब डेप्रिसिएशन कैसे लिखें, क्योंकि डेप्रिसिएशन का भी अपन को एडजस्टमेंट करना होता है। ये देखो सबसे पहले अपन को डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 770 पे 10%। अपन के प्लांट एंड मशीनरी कितने दिख रहे हैं, 770 दिख रहे हैं। और ये ईयर फर्स्ट ईयर में बिक गया, तो इसका अब जो बाकी पूरा मशीन बचा हुआ पूरा डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन अगर वो कोई बीच साल में बिकता तो उसको वो उतना माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होता। तो अभी 770 माइनस 10%, ये आ गया अपन का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। एंड जब अपन इसको ये बनाएंगे, देखो ओपनिंग बैलेंस 770 का था, अपन ने बेच कितना दिया, ओपनिंग बैलेंस 770 था, उसके बाद में अपन ने उसमें बेच कितना दिया 10 का। तो उसके बाद में अपन ने 760 ओके, पर लेकिन अपन ने डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज किया, 770 पे यहाँ पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज करें, उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितना लगा, 172। 172 ये अपन का यहाँ दिख रहा है। उसके बाद में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, जो अपन ने मशीन बेची थी 8 वाला, वो माइनस होगा। उसके बाद में जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आया 76 का, वो यहाँ आएगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 76, सॉरी ये जो डेप्रिसिएशन 770 नहीं, उससे आपको 10 माइनस करना, सॉरी माय बैड। अपन को जो अपन का 770 प्लांट मशीनरी कॉस्ट था 770, उसमें से अपन ने पहले 10,000 का बेचा। तो अपन की मशीन कितनी बची, 760। तो अपन को डेप्रिसिएशन कितने में कैलकुलेट करना, 760 पे। ठीक है, तो जैसे मैं भी फंसा ना वैसे आप भी पेपर में फंस जाओगे। तो ये वाला एडजस्टमेंट अच्छे से लिखना है, इसके 3 ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है अपन के क्वेश्चन फाइव। क्वेश्चन फाइव के अंदर अपन के सबसे पहले आता है अपन को कॉल सिनेरियर। तो कॉल से सबसे पहले अपन को कॉल सिनेरियर क्या ट्रीटमेंट होता है, आपका जो इशूड है सब्सक्राइब कोड ऑफ कैपिटल से आपको कॉल सिनेरियर वाला अमाउंट माइनस करना है। इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं आता, ठीक है। उसके बाद में आता है ये अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये वाला एडजस्टमेंट क्या होता है, ये आपको हर डिस्क्लोज करना होता है। ये मोर देन ट्रेड रिसीवेबल एक्टिव मोर देन 6 मंथ, तो ये भी खाली डिस्क्लोजर बेस्ड है, तो इसको आपको ऐसे प्रेजेंट करना होता है। इसकी प्रेजेंटेशन देख लो साथ साथ में। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट है ये आपका क्यों दे रखा है, ताकि आप ये सब बता लो। और जो आपका डेप्रिसिएशन आएगा वो बैलेंस शीट फिगर निकलेगा। बैलेंस शीट फिगर कैसे निकालना है, देखो अपन को बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का दे रखा है। तो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर ये अपन को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3.5 लाख, 5 लाख, 25 हजार, 50 हजार। लेकिन इनको ओपनिंग बैलेंस कितने, 4 लाख, 7 लाख, 62,500। तो इनका जो डिफरेंस होगा 4 लाख माइनस 3.5 लाख, तो ये डिफरेंस क्या आता है, ये डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो इससे अपन को क्या निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन। परफेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन सिक्स के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट है। देखो अपन ने कंसिडरेशन, ये डिस्क्लोजर हो गया, डिस्क्लोजर बेस, ये भी डिस्क्लोजर बेस। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5,50,000 और ये 6,25,000। और यहाँ पे बिल्डिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने कितने दिख रहे हैं, 5, 60 और ये, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट फिगर क्या आ जाएगा अपन का, डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ भी इसका डेप्रिसिएशन ही दे रखा होगा, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट निकला, बैलेंस शीट निकला। उसके बाद में ये एक और, ठीक है, ये भी डिस्क्लोजर बेस्ड है। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसका बैलेंस है 2,10,000 है, इंक्लूसिव ऑफ 10,000 फॉर नॉट इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू, इसको आपको अलग से लेके चलना है। इसको आपको कहाँ शो करना है, अदर कैटेगरीज। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा, एक तो इसका आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और 2,10,000 का अपन का दिख रहा है, तो इसमें से आपको पहले माइनस करना पड़ेगा 10,000। उसके बाद ये 10,000 का आएगा और इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू, और ये आपको ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन दैट दी सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन जब एसेट एसेट लिखोगे उस टाइम आपको इसका कुछ नहीं करना। उसके बाद में बैंक बैलेंस इंक्लूड 15,000 कैश बैंक एंड इट इज नॉट शेड्यूल्ड बैंक, तो ये भी डिस्क्लोजर बेस्ड है। इसका डिस्क्लोजर आपको ऐसे करके चलना है। परफेक्ट। फिर आता है अपन का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, देखो सिनेरियो वाला एडजस्टमेंट अपन ने पहले से कर लिया। उसके बाद में अपन ने ये वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया, खाली डिस्क्लोजर करना है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एसेट है 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 35 लाख और फर्नीचर 3,12,500।
तो ये वाले एडजस्टमेंट से अपन को क्या निकलता था, ये वाले एडजस्टमेंट से अपन को क्या निकलता है, ये अपन का डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट फिगर निकालने के लिए ये एडजस्टमेंट दिया होता है। उसके बाद में बैलेंस ऑफ 7.5 लाख लोन अकाउंट के अंदर सेफ है इंक्लूसिव, जिसके अंदर 550 का ये अपन का इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, तो इसको कहाँ लेके जाना है, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। और जो भी अपना अगर कोई हाइपोथिकेशन हो रखा है तो इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद अपन ने जनरल रिजर्व के अंदर प्रपोज करा है जब तक ट्रांसफर करना दोनों प्रपोज कुछ नहीं होता, प्रपोजल से आप हमेशा इंसान कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक, तो अगर प्रपोज करा है तब तक कुछ नहीं करना, लेकिन ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ करा हुआ देखता हूँ। प्रपोज करा है तो आप कर देना, ठीक है, वैसे होता नहीं है बट प्रपोज करा है तो आप कर देना। तो ट्रांसफर कितना करना है, 20,000, तो पहले 20,000 का क्या एडजस्टमेंट करना है, पहले जनरल रिजर्व के अंदर 20,000 ऐड करना और प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करना है 20,000। प्रपोज करा है, ठीक है, बट डिविडेंड प्रपोज करता है उसके बाद में कुछ अलग है, जैसे खाली इंटरप्रिटेशन का गेम है, ठीक है। तो भले यहाँ पे इन्होंने प्रपोज करा है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये आपको करना है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर करा 5% डिविडेंड पेड ऑन 2 अप्रैल आफ्टर 31 मार्च है, तो इसका कोई इसको आप लाइव जैसे रिकॉर्डिंग करे होगे, खाली इट हैज नॉट बीन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच डिविडेंड विल बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स ओनली। ओके, परफेक्ट। उसके बाद में आगे अपन का क्वेश्चन एट के अंदर ये वाला हो गया। उसके बाद में ये वाला एडजस्टमेंट, ये वाला हो गया कंसिडरेशन फॉर लैंड। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एसेट, इस यहाँ पर ये भी अपन का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पॉइंट है। जैसे जैसे अभी ऊपर कर गया सेम टू वैसा ही। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल वाला ये भी अपन ने कर लिया। उसके बाद बैलेंस ये भी अपन ने कर लिया ऊपर एडजस्टमेंट। लोन फ्रॉम पब्लिक रिपेबल आफ्टर 3 ईयर, ये आफ्टर 3 ईयर्स इन्होंने क्यों दिए, पहली बात ये, अगर ये आफ्टर 3 ईयर्स बोला है मतलब ये लॉन्ग टर्म लोन है, मतलब सिक्योर टर्म लोन है। उसके बाद में इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, तो ये आपको माइनस करना होगा, इस इसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा। और जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो यहाँ आएगा, और जो अपन का ये इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स है ये यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद अपन करते हैं अदर लॉन्ग टर्म लोन्स। टर्म लोन अलग होता है, अनसिक्योर्ड लोन अलग होता है, बैंक लोन अलग होता है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अलग होता है, अदर लोन्स अलग होता है। चारों को इन पांचों को अलग अलग दिखाना है, ऐसे नहीं टर्म लोन के अंदर ही बैंक लोन को मिक्स कर दिया, अदर लोन्स के अंदर ही मिक्स कर दिया, ऐसा मत करना, सबको बाइफरकेट करते हुए चलना। अगर कोई अमाउंट रीपेबल विद इन 1 ईयर है, तो विद इन 1 ईयर है मतलब ये आपको पहले बैंक लोन में से माइनस करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म लोन है उसमें और जितना आपका शॉर्ट रिपेबल विद इन 1 ईयर है, तो ये आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर रेफर करना पड़ेगा, तो ये वाला एडजस्टमेंट भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल हैज बीन डिस्काउंटेड कर लिया तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका क्या करना है, देखो डिस्काउंट कब करा, 15 जून 2022, और ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 2022, मतलब ये आफ्टर बैलेंस शीट ईयर, आफ्टर मेकिंग बैलेंस शीट है। तो ये बिल डिस्काउंट होगा बट ये मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसके ये आपको कंटीजेंट लायबिलिटी जैसे शो करना है, इसके आपके 2 मार्क्स होते हैं। और ये अगर आपने पेपर में जल्दबाजी में अगर इस एडजस्टमेंट को छोड़ लिया तो आप अपने 2 मार्क्स खो दोगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बैंक ये भी ये भी अपन ये एडजस्टमेंट अपन ने कर लिया। उसके बाद में इन्वेंट्री फिनिश गुड्स जिसके अंदर लूज है 5 लाख के, विच डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी, तो पीपी की डेफिनेशन मैट नहीं कर रहा है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, चलो पीपी वाला नोट देखते हैं। पीपी के अंदर लैंड बिल्डिंग ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पीपी के अंदर इसको नहीं लेंगे। तो अब बात आती है इसको लेंगे कहाँ, चलो देखते हैं। इन्वेंट्री उसके अंदर कुछ लूज है 5 लाख के, तो कहाँ लेंगे जल्दी देखते हैं कहाँ लेंगे। तो ये आपको इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल लेना 5 लाख के यहाँ पे, ठीक है। कहाँ आएंगे, इन्वेंट्री हेड के अंदर लूज टूल्स को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अपन का क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 के अंदर ये वाला एडजस्टमेंट अपन ने कर, अब देखो ये वाला अच्छा एडजस्टमेंट है लिखना, ये मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा, ठीक है। देखो अपन के पास टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं अभी, 8,05,000 के, जो इक्विटी कैपिटल कितनी 8,05,000 की, एक शेयर कितने का, 100 रुपए का, ठीक है। तो देखो कंपनी की ऑथराइज कितनी है, 10,000, ऑथराइज से कुछ लेना देना, खाली अपन को इशू से लेना है। इशूड कितनी है अब तक, 7,20,000 की, ठीक है। जो कितने 6,000 शेयर, टोटल 6,000 शेयर है जो कि फुल्ली पेड है, और जो 2,000 शेयर है, टोटल 8,000 शेयर है जिसमें से 6,000 फुल्ली पेड है और 2,000 है वो अब तक खाली उससे 60 रुपए है, उससे अब तक 40 रुपए नहीं, ठीक है। और तो डायरेक्टर ने कॉल करी 40 की, तो सबने पैसा दे दिया, खाली 100 ने पैसा नहीं दिया, और तो इसका फोर कर दिया, और जो जितने शेयर फोरफिट करे उसको नेगेटिव पीछे लेके आ गए। तो देखो आप सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे साथ लिखो, अभी के अभी लिखो, पहला ट्रीटमेंट इसका कहाँ करना है, ठीक है। तो रुको इसका सॉल्यूशन यहाँ देखो, सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका क्या करना है, ये कितने पे दिख रहा है, 8,05,000 रुपये दिख रहा है, वेट वेट सेकंड, कुछ दिक्कत हुआ है, वेट, सॉल्यूशन 9 देखो,
अपनी इशू कितनी ये देखो, सबसे पहले अपन को कितना लेके जाना है कैपिटल रिजर्व के, सबसे पहले जो भी अपन का अमाउंट फोरफिट करते हैं, जितने शेयर्स के अमाउंट अपन फोरफिट करते हैं वो अपन का कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो कैपिटल रिजर्व में कैसे लेके जाना है ये देखो, अपन के कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, इन्होंने पहले पैसा कितना दे दिया था, इन्होंने अब तक कितना दे दिया था, 60 रुपए दे दिए थे। तो ये जो 60 रुपए जो इन्होंने दिए, ये ही तो जाएगा ना, ये जो 60 रुपए दिए ना, ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डाल देना। बट इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, 90 - 40, कि इन्होंने 40 रुपए नहीं, टोटल 90 रुपए में इशू कर दिए थे, लेकिन 40 रुपए है। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कितनी है, इनसे अब तक पैसा कितना है, मान लो मैं आपसे 100 रुपए मांगता था, बट आपने मेरे को कितने दिए, 60 रुपए दिए। बट तो आपने मेरे को 60 रुपए दिए, और लेकिन अब मैं जितने पैसे आपसे मांगता था, अब मैंने वो आपके कैसे करते हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, बट मैंने वही चीज बाहर बेची, वो 90 की मिल गई, बट मेरे को आपसे कितने मिले, आपसे 60 रुपए मिले। इस इतनी बात क्लियर है, जितना पैसा आपने मेरे को दे दिए, बट मैंने आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया, तो वो अमाउंट कितना कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, 100 × 60, तो 100 इंटू 50, 50 रुपए दिए थे, ठीक है। तो सॉरी, ये जो 10 वाला गैप है वो भी नहीं आएगा। तो आपकी चीज 60, आपकी चीज 60 की थी, आपने 60, मैंने 60 में दी, उसके बाद में मैंने मार्केट में उसको 90 में बेचा, तो डिफरेंस कितना, ये अपन के 50 का, ठीक है। तो ये आ गया 50 × 100। अच्छे समझ आ गया ना, कैपिटल कैसे आएगा, 100, और मैंने आपकी चीज कितने में री इशू करी, और आपने मेरे को कितना पैसा नहीं दिया, कितने शेयर थे, कितने में मैंने री इशू करा, उसके बाद में आपने मेरे को कितना पैसा नहीं दिया। इतना अच्छे से लिख लो, हिंदी में लिख लो, या अपने अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिख लो इसको। पहला ट्रीटमेंट यहाँ पे, दूसरा ट्रीटमेंट ये देखो, अपने शेयर्स कितने, 8 लाख 52 हजार, ये मैं उसके बाद में ये देखो, यहाँ अपन के कितने रिप्लाई कर रहे हैं, शेयर कैपिटल 13 लाख, उसके बाद ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ अपन कितने शो कर रहा है, 8 लाख की। अभी आप बोलोगे यहाँ तो 8 लाख 5 हजार दिख रहे हैं और यहाँ 8 लाख दिख रहा है, क्यों, ये 5 हजार क्या है, ये कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट है, ये आपको माइनस करके दिखाना है। अब इसका मैं लॉजिक कनेक्ट करता हूँ, ये 5 हजार, ये देख कैपिटल रिजर्व जो अपन ने बायबैक ऑफ शेयर्स करे थे, उसके उसके अंदर भी अपन ने क्या करा था, जितना अमाउंट अपन ने शेयर फोरफिट करते हैं, बायबैक करते हैं, उतना अमाउंट अपन शेयर कैपिटल से भी डिडक्ट करता है। तो वही ये जो सेम कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट है 5 हजार, ये आपको डिडक्ट करना है, तो ये एडजस्टमेंट भी इसके साथ में लिखो, वाइस वर्सा इफेक्ट है। पहला इफेक्ट कैपिटल रिजर्व फॉर्मूला क्या, जितने शेयर्स फोरफिट करे मल्टीप्लाई बाय जितने अपन के अपन ने उसके शेयर इशू करे माइनस जितना उसमें पैसा नहीं दिया, और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, शेयर कैपिटल में से उतना, और जितना अपन कैपिटल जो में लेके गए उसको माइनस करना है। परफेक्ट। उसके बाद में शेयर्स डिक्लेयर किया 5% और इक्विटी शेयर, तो अब डिविडेंड डिक्लेयर कर देना 5 लाख इंटू 6%, और 8 लाख के ऊपर डिविडेंड देना। ये वाला एक और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इसी से रिलेटेड, ठीक है, 8 लाख के ऊपर दिया जाएगा डिविडेंड, ना कि 8 लाख 5 हजार के ऊपर। इसको आपको इग्नोर करना है, इसको आप काट के 8 कर लेना, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो 8 लाख के ऊपर ही डिविडेंड देना है, तो तीन इफेक्ट आ गए इसके, बड़ी एडजस्टमेंट था, अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद में आता है अपन उसके बाद में कंपनी ने एक्टिव इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन वैल्यूएशन कहते हैं, रीवैल्यूएशन में लेके, उसके बाद में जो भी ट्रीटमेंट करता है सस्पेंस अकाउंट वाला, अब वो ट्रीटमेंट ये मैंने बता दिया। और ये आपको कुछ नया सा लगेगा, ठीक है। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन कहाँ जाएगा, एक तो आपने जब आप जैसे डेप्रिसिएशन लिखते हो ना, वैसे अमोर्टाइजेशन गुडविल का लिख देना, और जब आप इंटेंजिबल एसेट लिखोगे अंदर है पीपीपी पीपीई, तो उसमें से आपको उतना माइनस करना है। ये देखो आपको दिखाते हुए चलता हूँ, एक यहाँ आ गया, उसके बाद में पीएनएल बनाया है इस क्वेश्चन में, हाँ बनाया हुआ है। तो देखो ये अमोर्टाइजेशन के अंदर अमोर्टाइजेशन गुडविल पहला। उसके बाद आता है अपन के क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 के अंदर देखो ऑथर शेयर कैपिटल वाला हो गया, लेंट वो ये मैंने आपको रेंट वेजेस का जो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट था ये उन्होंने बता दिया था कि अदर लायबिलिटीज में भी लिख देना, और उसके बाद आपको पीएनएल के अंदर भी लिख देना। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मैंने बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक वाला बता दिया मैंने, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो आप ऐसे ही बना दोगे। प्रोविजन बनाना, ट्रांसफर करना 1 लाख जनरल रिजर्व के अंदर, तो ये आप ट्रांसफर कर देना। ये कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, जनरल यहाँ से पहले 1 लाख यहाँ करना और यहाँ का माइनस करना, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और उसके बाद में बोर्ड ने डिक्लेयर करा डिविडेंड, कब करा, आफ्टर, तो इसका क्या करना है, सिर्फ नोट्स का अकाउंट देके छोड़ देना है, ठीक है। कुछ नहीं है, कुछ भी, सब कुछ इजी है। उसके बाद में अपन को क्वेश्चन ये देखिए, क्या पता इसे 5 मार्क्स से ही पूछ लिया क्योंकि मटेरियल के अंदर है। तो देखो अगर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है इन एक्सेस ऑफ इश्यू शेयर कैपिटल, तो ये जो एक्सेस वाला कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज अंडर हेड अदर करंट लायबिलिटीज। अगर जो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ये कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस वाले में जाएगा, शेयर कैपिटल में ही जाएगा। अनपेड मैच्योर डिबेंचर है और उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटी। अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स और उनके ऊपर सॉरी
अनकॉल्ड लायबिलिटी और शेयर्स और अदर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट है, तो ये कहाँ जाएगा कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट के अंदर। अनपेड कॉल्स है शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल के अंदर डिडक्ट करना है कॉल्ड अप कैपिटल से। अपन ई आया था अपन के अभी शायद जैन 25 या जैन सॉरी सितंबर 25 जैन 26 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के अंदर मिक्स कर दिया था मनी इश्यूड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो बच्चों को पता ही नहीं था इसको प्रेजेंट कैसे करना, तो कहाँ प्रेजेंट करना है शेयर होल्डर्स के अंदर, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के अंदर अपन को इसको रिफ्लेक्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ नया से बढ़ा दें जो देखो इतने क्वेश्चन सॉल्व करें कहीं पे आया गया मनी इश्यूड अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं आया ना, अब अचानक से आपको पेपर में मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो गए ना, तो कंसेप्ट क्लियर रखो कि ये कहाँ पे आएगा, और ऐसे ना आपने मॉड्यूल पूछा है तो मेन क्वेश्चन के अंदर चिपका देगा सर। उसके बाद आता है अपन ने क्वेश्चन 13 क्लोजिंग इन्वेंटरी वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया अच्छे से, किसे क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में अपन मिसcellaneous रिसीट मिली है फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना है। चलो इसको बहुत दिक्कत आती है, तो देखो मिसcellaneous रिसीट कितनी है 1,42,800 की, और प्लांट की कॉस्ट कितनी है 1,45,700 की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना इतना है। तो देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, तो ये देखो सबसे पहले अपन अपनी प्लांट एंड मशीन देखेंगे कितने की है 37,43,300, उसके बाद में अपन ने बेच कितनी की थी, कितने की बेची 165,750 बेच दी। अब ये जो बेच दिया उसके बाद में अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन को कुछ प्रॉफिट भी होगा, ये इसका जो कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आपका इतना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। अगर ना आया तो बता देना, चलो बता ही देता हूँ। देखो मैं प्लांट कितने का है अपन का, प्लांट एक एक पैसा 7,500 का, उसमें से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना 24,865 का, फाइव फाइव का, उसमें से बाद में इसको और इसको जो माइनस इन दो को माइनस करके इससे कंपेयर करना, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 1915 का, और ये कहाँ जाएगा अदर इनकम के अंदर, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन आप लगा ही दोगे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बना ही दोगे, डिक्लेयर डिविडेंड आफ्टर, तो इसका भी वो नोट्स अकाउंट कर दे देना। ये आता है बढ़िया क्वेश्चन, पूरा 20 मार्क का, ये प्री वाई क्यू है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो इसमें देखो एक तो सबसे पहले अपन का नोट्स टू अकाउंट्स उसके बाद इट इज प्रपोज टू अप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो देखो प्रपोज करा है, ये जो मैंने बोला था इंटरप्रिटेशन वाला, तो यहाँ प्रपोज करा है, तो इन लोगों ने यहाँ पे यहाँ नोट्स दिया है कि बोनस इश्यू अभी प्रपोज करा है, तो अभी इन्होंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना आंसर के अंदर। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स देना, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एंड 70,000, ठीक है डेप्रिसिएशन हमें पता है, तो उधर प्लांट एंड मशीन वाले एडजस्टमेंट में ले लेंगे हम इसको। उसके बाद में मिसलेनियस एक्सपेंस तो कर देंगे। बिल रिसीवेबल वो 35,000 मैच्योर होगा 31 जुलाई, हैज बीन डिस्काउंटेड करा लिए, तो करवा लिए कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई भी इफेक्ट मत लेना कभी, इसको आपको इग्नोर करके चलना है। उसके बाद डायरेक्ट एंड डिक्लेयर करा दिया ट्रांसफर एनी अमाउंट, तो ये एडजस्टमेंट मैंने करा दिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और ये आउटस्टैंडिंग है, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ पे लेना है, कहाँ था बताओ, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और अगर कोई अनक्लेम डिविडेंड है, अनक्लेम डिविडेंड कहाँ जाएगा अपन का ओसीएल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये आता है अपन का इंटर सितंबर 2024 का क्वेश्चन, इसके अंदर खाली है ना मेरे को इससे कुछ दिक्कत हुई थी, जो मेरे को लगा था सेम इनका इनका भी यही है, इन्होंने बाद में सजेशन के अंदर मेरे को ये दे दिया था। तो देखो अमाउंट इंटरेस्ट का देखो, इंटरेस्ट डिबेंचर्स कितने हैं 1 के, बट डिबेंचर्स ये कितना लगा 14 का, ये आपको पेपर सॉल्व करते हो ये ध्यान रखना है, डिबेंचर्स कितने उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1 का डिबेंचर है तो वहाँ 13.5 इंटरेस्ट बनना चाहिए था, बट यहाँ 14 बना है, तो इसको अपन क्या मानेंगे कि ये इन्होंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो इसको अपन एडवांस पेमेंट मान के चलेंगे, और ये अपना एसेट होगा, ठीक है। उसके बाद में बोनस शेयर्स वाला एडजस्टमेंट आया है, देखो अब बोनस शेयर्स का कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, देखो बोनस शेयर्स कितने दे रहे हैं अपन, इधर मत देखो इधर देखो, इधर आओ, ठीक है। बोनस शेयर 1 इक्विटी शेयर इशूड फॉर 2 इक्विटी शेयर, इन्होंने अब तक कोई एंट्री नहीं करी, तो शेयर्स कितने हैं अभी 200, 200 के ऊपर 1/2 देंगे, कितने देंगे 1 लाख शेयर, 1 लाख रुपए शेयर देंगे, मतलब 10,000 शेयर देंगे, परफेक्ट एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो दे दिए शेयर्स, अब बोनस शेयर दिए, सबसे पहले लॉ अपना याद करो, लॉ के अंदर याद करो, बोनस शेयर सबसे पहले कहाँ से, सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट के अंदर अपन के 5 कंडीशन है, उसमें से एक क्या है फॉर इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स, तो सबसे पहले अपन कहाँ से माइनस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। उसके अंदर अगर कोई बैलेंस अगर फिर भी कम पड़ जाए तो क्या यूज करेंगे अपन, जनरल रिजर्व, परफेक्ट एकदम परफेक्ट एकदम मजा आ गया। उसके बाद में ये नोट्स अकाउंट ये भी अपन ने कर लिया, उसका सस्पेंस अकाउंट ये वाला एडजस्टमेंट अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, खाली फिगर्स चेंज हो रही है, देखो खाली फिगर्स चेंज हो रही है, बाकी ट्रीटमेंट पूरा सेम है। और प्लांट एंड मशीन वाला कर लिया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी कर लिया। तो देखो कितना इजी था नहीं था, एकदम इजी था क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंदी था, खाली अब प्रेजेंटेशन में दिक्कत आएगी,
और 3 एडजस्टमेंट है, कितने थे टोटल? 15 एडजस्टमेंट होंगे, 18 एडजस्टमेंट होंगे, कितना टाइम लगा? अपन को सिर्फ 20 मिनट लगे और अपन ने पूरा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म कर लिया। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस। और चलो मैं कुछ अगर जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है तो वो चले जाए यहाँ से। और उसके बारे में मैं कुछ बातें बताता हूँ। देखो, अपन के 6 पेपर होंगे। सबसे पहले अपन का होता है एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स के अंदर अपन को स्पीड मेंटेन करनी है और प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना, मार्क्स बहुत कट हो रहे हैं। इसके लिए आप 2 से 3 मॉक लिख के चलना। एंड लॉ के लिए भी राइटिंग करते हुए चलना। टैक्स के अंदर आपको 2 शीट मिलेगी। ठीक है, एक मिलेगी डीटी की और एक मिलेगी आईटी की, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। ठीक है, डीटी की आपको अलग शीट मिलेगी। डीटी वाली शीट के ऊपर जो फ्रंट पेज होगा उसका, उसके ऊपर ही आपको सारे एमसीक्यू करने हैं। वो डीटी और जीएसटी के 15 एमसीक्यू आएंगे, वो आपको पूरी डीटी का फ्रंट पेज होगा, उसके ऊपर ही आपको करना है। और जीएसटी की आपको अलग बुकलेट मिलेगी। अब बात आती है कि उनको टाई करना है क्या? नहीं, उन शीट को अपन को टाई नहीं करना। वो एग्जामिनर आएगा, वो एक शीट पहले डीटी ले जाए, फिर जीएसटी के लेके जाएगा। और अगर डीटी के लिए आप एडिशनल शीट्स लोगे तो आपको डीटी वाली शीट के साथ में उसको अटैच करके देना है। सेम एफएमएसएम के लिए भी। ठीक है, एंड कॉस्टिंग का भी ऐसा ही है। स्पीड मेंटेन रखना, ऑडिटिंग में भी ऐसा अंडरलाइन करते हुए चलना। एफएम में भी यही है, और एसएम का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज उसमें मार्क्स कम देते हैं, तो एफएम में ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करना। बिकॉज एसएम के अंदर पूरा मॉड्यूल भी के आ जाओगे तो आपको लाइक 18 तो मैक्सिमम मार्क्स है, 35 और तो 18 इतने ही मिलेंगे। तो एफएम के अंदर और एसएम के आप 15 एमसीक्यू करेक्ट कर सकते हो, बट मैक्सिमम ट्राई करना कि डिस्क्रिप्टिव एफएम का बहुत अच्छे से करेगा। ओके, तो आई गेस इतने ही डाउट होंगे आपको रिगार्डिंग अगर इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना। अगर मॉक टेस्ट दिए बिना जाओगे सीधा पेपर में अपेयर होगे, आपको प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा, और भले ही आंसर सही लिख के आओगे बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 14 का सही लिख के आओगे बट 7 मिलेंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंड दिस वीडियो विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच गाइस।